हेलो। पाचन तंत्र मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बड़े अणुओं के रूप में होता है, जिसे शरीर उसी मूल रूप में अवशोषित करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए शरीर में विभिन्न अंगों का एक जटिल समूह ठोस एवं घुलनशील भोजन पदार्थों को एंजाइम, अम्ल और रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सरल, तरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देता है। इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज में। वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है। पाचन तंत्र दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला आहार नाल, दूसरा संबंध पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल में मुख गुहा इसको बकल कैविटी बोलते हैं, ग्रास नली ओसोफोगस बोलते हैं, अमाशय स्टमक बोलते हैं, आंत इंटेस्टाइन, ये चारों चीज़ें आती हैं। ठीक है। और आंत में, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आएंगे डिओडेनम एंड जेजुनम एंड इलियम। ये बात याद रखना, जो इलियम है वो छोटी आंत का हिस्सा है, और बड़ी आंत में आता है सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ये तीनों याद रखना, ये पूछता है। संबंध पाचन ग्रंथियाँ। संबंध पाचन ग्रंथियाँ में आता है लार ग्रंथि, सिलेवरी ग्लैंड, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियास। ठीक है। याद रखना कि संबद्ध पाचन ग्रंथियों में यकृत में भी पाचन होता है और अग्नाशय में भी पाचन होता है। लार ग्रंथियाँ जो मुख में होती है, लेकिन मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं आहार नाल। मुख्यतः इसमें पूछते हैं आहार नाल की लंबाई कितनी है। आपको याद रखना है 6 to 9 मीटर। ठीक है। अब आहार नाल में कितने अंग होते हैं? आहार नाल के मुख गुहा, ग्रसिका जिसको ग्रास नली बोलते हैं, अमाशय, आंत और मलाशय और एक गुदा। ठीक है। ये आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है। आहार नाल में आगे चलते हैं। आहार नाल में ये भी पूछता है आहार नाल की भित्तिका के मुख्य स्तर। म्यूकोसा या श्लेष्म झिल्ली बोलते हैं, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा एक होता है। एक इसको याद रखना, ये सेरोसा को याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आहार नाल हो गया। मुख गुहा में, मुख गुहा से ज़्यादा करके क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर आगे चलते हैं। जीभ अथवा जिह्वा, जिसको टंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें याद रखना, ये जो सामने का भाग होता है जीभ का, उसमें हमको मीठेपन का एहसास होता है। ठीक है। मीठा। ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट इसके पीछे का जो हिस्सा है, इसमें हमको सॉल्ट यानी नमकीन का एहसास होगा। और इसके जो साइड में जो जगह है, इससे हमको, ये वाले हिस्से से हमको ये पता चलता है कि जो हम खाना है वो खट्टा है, और पीछे वाला हिस्सा ये बताता है कि ये कड़वा है। ठीक है।
हमारे मुख में स्वाद कलिकाएँ या टेस्ट बर्ड होते हैं, इस टाइप के होते हैं टेस्ट बर्ड। ये क्या होते हैं? और इसमें होते हैं टेस्ट रिसेप्टर, जो हमको टेस्ट के मतलब भोजन के विविध स्वादों के बारे में अनुभव कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दंत से उतना ज़्यादा शुद्ध नहीं बनता, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं, ये जो सामने के देखो, ये नीचे का जबड़ा है, मान लो नीचे का जबड़ा है, तो नीचे का जो दांत है उसको इंसीजर, इसको कृदंत बोलते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर पीछे के जो एक दांत होता है जो बहुत तीखा होता है, मतलब बोलने का मतलब बहुत धार होता है उसमें, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कैनाइन, इसको रदनक बोलते हैं। ये मतलब भोजन को फाड़ने या मांस को फाड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, और पीछे के जो दांत है अग्र चवर्णक, ये चावने के लिए, पीसने के लिए, पीछे का भी चावने और पीसने के लिए काम आता है, जिसको चवर्णक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। ठीक है, दूध के दांत की संख्या 20 होती है। ठीक है, और 18 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत टूट जाते हैं और नए दांत निकल आते हैं। सॉरी, 18 वर्ष की उम्र तक क्या हो, सॉरी, दूध के दांत टूट जाते हैं बोल रहा हूँ। 18 वर्ष की उम्र तक क्या होता है, अक्कल दांत निकल आता है, अक्कल दांत, जिसको विजडम टिथ बोलते हैं। याद रखना, इंग्लिश में पूछ देता है। 18 साल की लेट टीनेज तक विजडम टिथ या अक्कल या बुद्धि दांत भी बोलते हैं, वो निकल आता है। हाँ, दांतों की संरचना। हमारे दांत में सबसे मजबूत जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो हमको दिखता है, उसको बोलते हैं इनेमल। ये पूरे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। डेंटाइन, ये इसके निचला स्तर होता है। ठीक है, डेंटाइन से नीचे होता है हमारा पल्प कैविटी, यहीं पे नसें होती हैं हमारी। ठीक है, यहाँ उसके अंदर जाते हैं रूट कैनाल। मान लो किसी का दांत बहुत दर्द करते हैं तो उसका रूट कैनाल करते हैं मोस्टली, ये रूट कैनाल। ठीक है, इसमें ये बात याद रखना, ये सीमेंटम, ये दांतों में रूट मतलब यहाँ पे नीचे दांतों में गम्स के अंदर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे ये सीमेंटम बोलते हैं। ये याद रखना, हो सकता है ये वो टर्म पूछ दें। यहाँ पे दांत के 3 हिस्से होते हैं। पहला तो ऊपरी शिखर को क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं या क्राउन। एक आप देख सकते हो क्राउन जैसे, मुकुट जैसे दिख रहा है। ठीक है, नीचे का होता है गला जैसे साइड से पतला होता है ना, नेक, ग्रीवा, उसी टाइप से। और बाकी नीचे का उसका जड़ है, रूट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जाना पड़ेगा, ये इसमें दिक्कत है यार, मुख गुहा। ठीक है, ये तो सब तो इसी का हिस्सा था। हाँ, यहाँ पे जो कृत्रिम दांत होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, एक्रेलिक, रेजिन और प्लास्टिक के द्वारा बनाए जाते हैं। एक्रेलिक, रेजिन, प्लास्टिक के द्वारा बनाए जाते हैं। जो यहाँ पे देखो, ग्रसनी, यहाँ से सवाल पूछता है ग्रसनी से, इसको फेरिंग्स बोलते हैं।
फेरिंग्स, फेरिंग्स है ना। बकल कैविटी हमारा मतलब मुंह, ठीक है। बकल कैविटी की लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, ठीक है। ये सब तो पूछता नहीं है, बस इसको याद रखना। इसमें बुलेट होता है, जो निगल द्वार बोलते हैं, ग्रास नली जो ऑसोफोगस बोलते हैं, कंठ द्वार ग्लोटिस और श्वसन नली की ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। जो हाँ, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंठ द्वार से आगे एक चपटी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये डायरेक्ट पूछता है, एपिग्लोटिस, जो भोजन को निकलते समय यह कंठ द्वार को ढक देता है, भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। समझे? एपिग्लोटिस से क्या होता है, भोजन श्वास नली में निकलते समय भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ग्रास नली पढ़ते हैं, ऑसोफोगस, जिसको ऑसोफोगस, इसकी लंबाई पूछता है 9 से 10 इंच, यानी कि अगर सेंटीमीटर में देखें तो 25 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमाशय, अमाशय किसका हिस्सा है यार? हाँ ठीक, ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक। यहाँ पे हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखना, भोजन के ग्रास नली में पहुँचते ही फैलन और सिकुड़न होती है। जैसे भोजन ग्रास नली में पहुँचता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा फैल जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे संकुचन और सिकुड़न होने लगती है, जिसको बोलते हैं क्रमांकुचन या पेरिस्टलिसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टलिसिस। इसी प्रक्रिया के कारण ही भोजन ग्रास नली में अमाशय में पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पे एक और याद रखने वाली बात है, वॉल्व स्फिंक्टर, ठीक है। ग्रास नली व अमाशय के मध्य एक वॉल्व होता है, वॉल्व स्फिंक्टर होता है, जो भोजन को पुनः ग्रास नली में वापस जाने से रोकता है। ये याद रखना है, टर्म याद रखना है, वर्ड याद रखना, स्फिंक्टर। ग्रास नली, हाँ, ग्रास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रास नली किसी भी प्रकार के पाचन क्रिया में भाग नहीं लेती। ग्रास नली ही होता है जो मुख गुहा में, जो किसी मुख गुहा बोलता हूँ, आहार नाल का हिस्सा है ग्रास नली, जो किसी भी इसी में ही पाचन का कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रमाकुचन का इसमें क्या होता है, भोजन को पाचन नलिकाओं में सुगमता से गमन करने हेतु आवश्यक होता है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग फिसलते हैं, मान लो अगर फिसल पट्टी में बहुत रफ़ है, सरफेस जगह बहुत रफ़ है, तो हम लोग फिसल नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, उसमें फिसलने में मदद करता है, समझे, सुगमता से आगे पहुंचाता है भोजन को, ठीक है। देखो क्रमानुकुचन, ये देखो यहाँ पे सिकुड़न और फैलन होता है। अमाशय का अग्र भाग को कार्डियक बोलते हैं और पश्च भाग को पायरोलिक बोलते हैं, पायलोरिक बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना। और कार्डियक और पायलोरिक का मध्य भाग फुंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फुंडिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। कहाँ पे? अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता, प्रोटीन का अपघटन होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम, अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर। पेप्सिन एंजाइम के कारण ही अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन हो जाता है, दीवार का ही पाचन हो जाता है, मतलब जो अमाशय, जो पेट का जो दीवार है ना, वही खराब हो जाता है उसी में। इसी कारण पेट में जो घाव होता है उसको अल्सर बोलते हैं। अमाशय में लुगदी समान भोजन, मतलब अनपचा हुआ भोजन को ही हम लोग काइम बोलते हैं,
ये याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है कायम। ठीक है, जठर रस में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है इस रस में? एक तो याद रखना म्यूकस होता है जिसको श्लेष्मा बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछता है। तथा पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है कौन? जठर रस प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जीवाणु नाशक होता है। ठीक है, आंत दो प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी, सबको पता है। छोटी आंत पाइलोरिक वॉल्व होता है। छोटी आंत में क्या होता है? पाइलोरिक वॉल्व। याद रखना पाइलोरिक, ये टर्म पूछता है कि कौन सी आंत में था, कहाँ था। ठीक है, तो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। देखो कि कमती है 6 से 7 मीटर। भोजन को अमाशय से छोटी आंत की ओर आने तो देती है परंतु वापस जाने नहीं देती। तो ये एक वॉल्व है, पाइलोरिक वॉल्व है। पाइलोरिक वॉल्व याद रखो, पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। छोटी आंत में कौन कौन सा हिस्सा होता है? एक ग्रहणी, ड्यूडेनम, याद रखो ड्यूडेनम। छोटी आंत में ग्रहणी ड्यूडेनम, मध्यांतर में जिसको बोलते हैं जेजुनम, और एक होता है इलियम, याद रखो इलियम। ठीक है, जो ग्रहणी होता है यू अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटी आंत में स्रावण होने वाले पाचक हार्मोन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, हो सकता है इस बार पूछे प्रयोगशाला पेपर में। छोटी आंत में हार्मोन होते हैं, जो छोटी आंत ही हमारा पूरा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करता है। तो ये याद रखना, इसमें ना कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है, ये पूछता है। ऑप्शन दे देगा और हार्मोन लिखा रहेगा। तो सेक्रेटिन, याद रखो सेक्रेटिन। एस कोशिका में, ये कोशिकाओं में याद करना बहुत आसान है। सेक्रेटिन का फर्स्ट लेटर एस है, तो एस सेल में, सेल मतलब कोशिका, एस सेल में। सेकंड याद रखो कोलिसिस्टोकाइनिन, इसको याद रखो कोलिसिस्टोकाइनिन। थर्ड गैस्ट्रीन, थर्ड क्या याद रखो? गैस्ट्रीन मतलब जी सेल में होता है, ये देखो जी कोशिका में। ठीक है जी, यहाँ पे मोटिलिन, ये एम कोशिकाओं में होता है। क्या लिखा है यार? एंट्रोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन, पाचक हार्मोन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटी आंत का दूसरा हिस्सा जेजुनम। ठीक है, ये याद रखना जेजुनम होता है। ठीक है, अब जेजुनम में ही सेरोसा होता है, ये टर्म याद रखना सेरोसा, उस टाइम स्टार्टिंग में पढ़े थे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सेरोसा मतलब ये छोटी आंत के मध्यांतर यानी जेजुनम में होता है। ठीक है, फटाफट करते हैं, 4 दिन तक इसी को लेके बैठे नहीं रह सकते, फटाफट। ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो 2 भागों से अधिक लंबा है, 3.7 मीटर, 3.5 मीटर होता है। ठीक है, छोटी आंत में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण रूप से पाचन, मतलब पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, ये याद रखना। ठीक है, छोटी आंत पचे हुए पोषक पदार्थ को अवशोषित करके उसको रुधिर और लसिका में मिश्रित करती है। छोटी आंत क्या करते हैं? पचे हुए पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेती है और रुधिर और लसिका में मिश्रित कर देती है। बड़ी आंत पढ़ते हैं। बड़ी आंत की लंबाई देख लेते हैं। ये लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर।
अब इसका मुख्य कार्य, बड़ी आंत का दो कार्य है, जल का अवशोषण करना और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकाल देता है, दो काम, जल का अवशोषण और अपचित पोषण को, जल और अपचित भोजन का शरीर से अवशोषण, ठीक है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। छोटी आंत, छोटी आंत सीकम, याद रखो ये टर्म, सॉरी छोटी आंत बोलता हूँ, बड़ी आंत का मुख्य भाग सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलम और रेक्टम, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम, याद रखना। सीकम, ये नाम ही काफ़ी है, नाम ही याद रखना। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। मतलब अपेंडिक्स कहाँ पे होता है बेटा? सीकम में होता है, ठीक है। पशुओं में यह पाचन क्रिया में सहायक होती है, मतलब पशुओं में काम का होता है, हमारे में इसी कारण किसी का अपेंडिक्स हो जाता है, अपेंडिक्स का वो सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉलन याद रखना, ये वही बड़ी आंत में होता है। हाँ, जो कॉलन होता है वो उल्टा यू शेप का होता है, उल्टा यू होता है कॉलन, ऐसे याद रखना। सी होता है ना कॉलन, तो इसको सी को उल्टा ऐसे कर देना, ठीक है। मलाशय, रेक्टम, ये याद रखना, रेक्टम होता है। यह अपशिष्ट मल के अस्थायी संग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब ये तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को उत्पन्न करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। मल त्याग की इच्छा कहाँ से? रेक्टम से, याद रखना। पाचन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात शरीर में अपशिष्ट मल के रूप में इसी भाग से बाहर निकलता है, ठीक है। अपशिष्ट मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, बस गुदा यही काम करता है। आगे सहायक पाचक ग्रंथि बहुत इम्पोर्टेंट है। लार ग्रंथि इसी का भाग है, लार ग्रंथि, यकृत, है ना, अग्नाशय, ठीक है। अब स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, लार ग्रंथि। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? लार का 6.8 होता है, याद रखना, यहाँ से पूछता है पेपर में। लार हमेशा, जो हमारे शरीर में ना 3 ग्रंथि होती है, एक कान के निचले हिस्से में पैरोटाइड बोलते हैं, ये हमारे जिह्वा के आइट साइड, जिसको सबलिंगुअल या अधोजिह्वा वो, और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये होता है हमारे पीछे साइड, जीभ के पीछे साइड, थोड़ा सा नीचे साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सलाइवा है वो जो लार है वो 99% किससे बना है? जल से, और 1% किससे बना है? एंजाइम, ठीक है। अब ठीक है, 1% एंजाइम से तब जाके लार बना है, ठीक है, ठीक है। अब ये लार में क्या क्या होता है? टाइलिन होता है और लाइसोजाइम होता है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। टाइलिन जो होता है स्टार के पाचन में सहायता करता है, लेकिन लाइसोजाइम जो होता है ना वो प्रतिजीवाणु कारक गुण पाए जाते हैं, मतलब वो जीवाणुओं को मारते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लार का पीएच मैं तो पहले ही बता दिया था, 6.8। जठर रस, अब जठर रस का पीएच पूछता है बेटा, जठर रस का पीएच कितना होता है? ये तो बहुत वो होता है, 1.5, 1.5 से 3 पीएच होता है इसका, ठीक है, पीएच वैल्यू होता है। जठर रस की श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। इसकी संरचनाएं हैं, जठर रस के गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जठर रस का जठर रस में क्या क्या होता है? इसमें जठर रस में होता है श्लेष्मा, इसको म्यूकस बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक। जठर रस होता कहाँ है? हमारे स्टमक में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो B12 के अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन B12 और हमारे पेट में जो स्टमक में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होता है। अब जठर पूछता ये है जठर रस किससे मिलकर बना होता है? वो तो पढ़ लिए हैं क्या? ठीक है, देख लेते हैं। जठर रस में अभी बताया ना, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये बात भी याद रखना पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। और हो गया, और भी होगा, बात करते हैं। पेप्सिनोजेन देखो, जठर रस का pH 1.5 से 2.5 और 3, ठीक है। कई जगह 3 भी दिखाता है। प्रोरेजिन नामक क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। जठर रस में लाइपेज और एंजाइम और श्लेष्मा इसको म्यूकस बोलते हैं, HCl अन्य पदार्थ होते हैं। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लीवर, यकृत, ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन भी याद रखना, कई बार वजन भी पूछ देता है। 1.5 किलोग्राम, बताओ, 1 किलो ज़्यादा, 2 किलो के आसपास होता है, ठीक है। गाल ब्लैडर को पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय में संचित होता है। पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत के कार्य, यकृत पित्त का स्त्राव करता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब पित्त बात आता है, पित्त का pH कितना होता है? पित्त का pH होता है 8.6, ठीक है। ग्लाइकोजीनेसिस है ना, जिसके कारण ही यकृत की कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, किस में चेंज हो जाता है? फिर ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, ग्लाइकोनियोजिनेसिस होता है। विटामिन का संश्लेषण, कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है, बता सकते हो आप? यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए और डी दोनों संचित होता है, ठीक है। संचय, ये देखो यहाँ पे लिखा है, संचय में, स्टोरेज में विटामिन ए तथा डी दोनों संचय होता है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोजन में निर्माण करता है, ठीक है। उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन करता है? शरीर के अवयव में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जल, प्रोटीन टूटने के बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है, अमोनिया बनाता है, अमोनिया, यूरिया आदि उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब ये हार्मोन को तो निकालता ही है, साथ में कुछ एंजाइम्स को भी निकालता है, ठीक है। आरबीसी का विनाश करता है, मृत आरबीसी का विनाश करता है, ठीक है। ये भी याद रखना। हाँ, यकृत में ही एक होता है, हाँ, साथ में हिपैरिन, ये क्या होता है? हिपैरिन एक क्या है? थक्कारोधी प्रोटीन है। क्या है बेटा? हिपैरिन एक प्रोटीन है, रक्त को जमने से रोकता है। शरीर में इसका स्त्राव यकृत से होता है, बताओ। अमोनी का विखंडन हो करते हैं, और यहाँ में यकृत द्वारा फाइब्रोनोजेन और थ्रम्बिन नामक प्रोटीन ग्रहण करते हैं, ठीक है। रुधिर का निर्माण, रुधिराणु मतलब हीमेटोपोइसिस का निर्माण करता है, ठीक है। यकृत भ्रूण में आरबीसी का निर्माण करता है। अच्छा, भ्रूण में निर्माण करता है और मृत विनाश भी करता है, ये बताओ। याद रखो, बड़ी आंत में प्रोटीन का शुद्धिकरण काम करता है ना, और मूत्र को बाहर, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यकृत कोशिकाओं रक्त से बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक का
और शोषण बंद कर दे तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है और पीले रोग। बताओ जॉन्डिस इसी कारण होता है। ठीक है।